क्या आप यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपसे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार का लेक्चर देख रहे हो। मैं आपको एंड ट्रिक सिखाऊंगा जिससे हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम बनेगा सेकंडों में, और बोलेगा सो जा बच्चा, मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार आ रहा है। मैं आपके लिए धमाकेदार एंट्री के साथ तगड़ा क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें 20,000 लेक्चर, 30,000 क्वेश्चन एंड रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस, और आपको यहाँ अमेजिंग वीडियो इस क्लासरूम में मिलेगा, जिससे आप आसानी पूर्वक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एवं ऑफिसर्स का एग्जाम क्रैक कर सको, क्योंकि मैंने ठाना है अब हर गरीब का बच्चा बनेगा डॉक्टर। तो आइए हम सब मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करते हैं, और सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और शेयर कीजिए, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सपनों की उड़ान भरिए। और आपको डेली रात को 9 बजे लाइव क्लासेस मेरे पेज नवीन फिजिक्स सेंटर पे आपको मिलेगा, और ये मैं आपको मिल जाऊंगा, और आप हर जगह कहीं नवीन फिजिक्स सर्च कीजिए, मैं आपको मिलूंगा कहीं भी हो। ठीक है, तो क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आगे मन लग रहा है ना, देखो थर्ड क्या है, गेलुकाला। गेलुकाला क्या है? तो गेलुकाला में क्या होता है, गेलुकाला एक क्या होता है, एक प्रेशर है जो प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। गेलुकाला में प्रेशर प्रोपोर्शन होते हैं टेम्परेचर के। तो भाई P1:P2 इज इक्वल टू T1:T2 क्या लिख सकते हैं, P1:P2 P3 इज इक्वल टू T1:T2 इज इक्वल टू T3, क्या हम लिख सकते हैं? देखिए गेलुकाला को हम मोल्सन लॉ भी कहते हैं भाई, दूसरा नाम कहीं ये भी दिया गया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। गेलुकाला को हम मोल्सन लॉ भी कहते हैं। तो भाई पी प्रोपोर्शन क्या होते हैं, टी होते हैं। तो जिस तरह से हम पीछे पढ़े थे प्रोपोर्शनल का केस, उसी तरह यहाँ भी है। तो पी प्रोपोर्शनल टी, P1:P2 T1:T2, समझ आ रहा है? ऐसा ग्राफ हम यहीं पर बता देते हैं, ठीक ना, जगह कम है तो ग्राफ। तो ग्राफ, पहला ग्राफ P और T का ग्राफ, P और T का ग्राफ, P और T का ग्राफ क्या हो जाएगा? तो P और T का ग्राफ हम बताए थे कि अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होते हैं, 20 से पार होते हैं, ठीक। दूसरा ग्राफ समझ आया ना जी, याद करो, अभी भी बताएं। सेकेंड, अगर P/T और T ए रहता है अगर, तो अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो P/T क्रॉस T, T से T कैंसिल, P कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे। क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी बताया जो जस्ट पिछला जैसा है। और तीसरा ग्राफ क्या है, P और 1/T, क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट, P और 1/T क्या है, दो का प्रोडक्ट है। तो दो का प्रोडक्ट है तो क्या होता है, क्या आपको बात समझ में आया भाई? देखो कितना स्पीड से पीछे जो अभी बताया है टॉपिक, वो अगर याद है तो कितना आसान है, जस्ट सब वही है ग्राफ, ठीक ना, सिर्फ V के जगह पर P हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार जल्द से नोट कीजिए, आगे पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर्स। ये भी आइसोबार है। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार है ना भाई, ए प्रोपोर्शनल होते हैं एन के, भी प्रोपोर्शनल ऑफ एन। चलो इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आपको चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। चौथा क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर्स क्या है भाई?
एवोगाड्रो नंबर देखो भाई साफ दिख रहा है। एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं? तो एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे होते हैं v प्रोपोर्शनल ऑफ n। समझ में आया? सब काम वही करेंगे, v प्रोपोर्शनल ऑफ n। तो आसान है भाई। तो अगर एक दिया गया तो इस तरह, दो दिया गया रहेगा तब क्या कर लेंगे n1:n2। अगर तीन दिया गया रहेगा तब n1:n2:n3। चार दिया गया रहेगा तब इसी तरह n4। 5 दिया गया रहेगा तब 5। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा सा आपको दिमाग खोलना पड़ेगा। ठीक है, v प्रोपोर्शनल ऑफ n। ठीक, जैसे नोट कीजिए। और आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बॉयल्स में हम रिलेशन बताते हैं। ठीक ना? ठीक, तो आप इस जल्द से नोट कीजिए रिलेशन बिटवीन चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, या लिख सकते हैं हम कंबाइनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ, दोनों का कंबाइनेशन। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का हम कंबाइनेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? तो आपको हम चारों लॉ बता दिए। ठीक ना? फोर्थ लॉ था गैसेस स्टेट पॉइंट, हम चारों बता दिए। ठीक, आगे हम बताएंगे कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो भाई बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। बॉयल्स लॉ क्या होता है भाई? बॉयल्स लॉ क्या होते हैं बताइए? P इनवर्सली क्या होते हैं? V होता है जी। तो इक्वेशन 1 क्या आपको समझ में आया? सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होते हैं? v प्रोपोर्शनल ऑफ t इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आपको कितना समझ में आ रहा है? देखो 1 एंड 2 से देखिए आप फ्रॉम 1 एंड 2, तो v इज इक्वल टू कितना है? t। तो v इज इक्वल टू t। तो p इज इक्वल टू, यहां पे v की जगह पर आप t लिख दीजिए। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? p और इनवर्सली 1/2। क्या देखिए हम लिख सकते हैं, और इधर जाएगा तो प्रोडक्ट में हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा एक मिनट यहीं पर हम बनाते हैं। देखो ये जो ना v प्रोपोर्शनल t, जब v प्रोपोर्शनल ऑफ t है तो v प्रोपोर्शनल ऑफ t, तो v प्रोपोर्शनल ऑफ t यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? t बाई p। a इधर जाएगा तो v इधर जाएगा तो p इधर आ जाएगा, तो प्रोपोर्शनल t तो t बटा p। देखिए v इज इक्वल टू t, v प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? t बटा p। और क्या हम k कांस्टेंट ले सकते हैं? तो अगर हम k कांस्टेंट लिए तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू kt बटा p। ठीक, k, ठीक ना? देखो यहां ध्यान से, kt बटा p। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं भाई? a है जो p को इधर कर देंगे तो pv बाई t को इधर कर देंगे तो p बाई t इज इक्वल टू k। क्या लिख सकते हैं? pv बाई t इज इक्वल टू k। तो भाई pv बाई t इज इक्वल टू, ठीक, तो क्या लिख सकते हैं? इस तरह से हम लिख सकते हैं p1 v1 बटा t1 इज इक्वल टू p2 v2 बटा t2। एक क्या है? pv बाई t इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक के लिए अगर दो दिया गया है तो इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। सुनिए यार, कुछ नहीं, थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हो गया था। फिर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बार बॉयल्स लॉ लेंगे,
सेकंड में चार्ल्स लॉ लेंगे और फ्रॉम 1 and 2 कर देंगे, तो v इज इक्वल टू टी, तो ये जो p है v, ये v को इधर कर देंगे और p को इधर, और v परसेंट t तो t बाई p, और k क्या कि कांस्टेंट कर लिए इसलिए इक्वल हो गया, तो v इज इक्वल टू kt बाई p, तो p है जो इधर जाएगा pv और t इधर, pv बाई t इज इक्वल टू k, यानी कि p1 v1 बटा t1 इक्वल टू p2 v2 बटा t2। क्या आपको इतना बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जैसे इसे नोट कीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो आगे पढ़ते हैं हम आइडियल गैस कांस्टेंट, ठीक ना। समझ में आया? अगर समझ में आ गया आपको तो हम आगे पढ़ते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। आगे हम पढ़ेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट है भाई, इसको कैसे प्रूव करेंगे थोड़ा सा सुनिएगा। आइडियल गैस कांस्टेंट क्या है? ये होता है इसमें कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक ना। इसमें तीनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक ना, ठीक ना। तब जाके इसका फॉर्मूला ज्ञात होता है, मतलब फाइंड होता है। क्या होता है यार? आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, यह कंबाइनेशन होता है, ठीक ना। कंबाइनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, ठीक ना। ये तीनों का क्या होता है? कंबाइनेशन होता है, तब जाके हमको आइडियल गैस कांस्टेंट का फार्मूला ज्ञात होता है। तो भाई फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना। चलो इरेज कर देते हैं, ये लिख लेना आपने, ठीक ना। हम प्रूव करते हैं, ठीक है। कंबाइनेशन होता है चार्ल्स, बॉयल्स और एवोगाड्रो। तो भाई पहला स्टेप में बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि P इनवर्सली भी इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं। दूसरा चार्ल्स लॉ, क्या आपको दिख रहा है? ये सब हम पीछे बता दिए, अगर ये सब समझ में आ गया तो और ये सब आसान है। V प्रोपोर्शनल T इक्वेशन सेकंड समझ में आया। तीसरा एवोगाड्रो लॉ, क्या है एवोगाड्रो लॉ? क्या है? V प्रोपोर्शनल ऑफ N इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम 1 and सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम, यहां पर लिख देना फ्रॉम। तो क्या भाई v इज प्रोपोर्शनल है क्या? t के भी और n के भी, और v p इनवर्सली v, तो v को हम इधर कर देंगे भाई, तो v इज इक्वल टू, इधर अगर चल जाएगा p और इधर आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या आपस में इक्वल है? देखिए ये तीनों का आपस में सोल्व करेगा, ये तीनों इक्वेशन को अगर आपस में सोल्व कीजिएगा तो v है इधर चले जाएगा, p इधर है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शन, तो आपस में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो हो जाएगा तो nt अब बटा ये जो p इधर आया तो क्या हो जाएगा? na इधर रेसिप्रोकल, तो pv इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल है भाई अभी तक, प्रोपोर्शनल सॉरी, और इसको अगर इक्वल करने के लिए एक हम r लेते हैं कांस्टेंट जिसका नाम r है, तो क्या हो जाएगा? r एंड nrt, बीच में लिखो अच्छा लगेगा देखने में, nrt बटा p, तो क्या हम इसको इधर करेंगे तो pv इज इक्वल टू nrt। क्या आपको इतना समझ में आया? pv इज इक्वल टू nrt। तो भाई क्या pv इज इक्वल टू nrt, तो n को हम लिख सकते हैं जी, n को pv बटा rt, तो मेन जो दरअसल फॉर्मूला है ए है, pv इज इक्वल टू nrt, क्या है? तो pv इज इक्वल टू nrt, और तो pv इज इक्वल टू nrt क्या है? p जो है प्रेशर है दिख रहा है, v क्या है? वॉल्यूम है, n क्या है? मोल है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर है। यही है आइडियल गैस कांस्टेंट। आपको हम बहुत आसान मेथड से समझा दिए आपको, ठीक ना। ठीक है,
समझ आया? पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट का इक्वेशन। अगर कहीं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कांस्टेंट का इक्वेशन बोले पूछे तो ये हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आर जो है, जो ये आर है, आर कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू होता है, ठीक ना, कांस्टेंट तो उसका वैल्यू नहीं होगा, तो हम आगे वैल्यू लिखवा देते हैं, ठीक ना। चलो नोट कीजिए, टाइम कितना हुआ, ठीक है। आर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना होता है? 0.0821 एटीएम। अगर एटीएम में रहेगा ना भाई तो इसको हम इस तरह से लेंगे। अगर एटीएम में लेना है तो आर का वैल्यू हम ले लेंगे 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक ना। या अगर आर हमको जूल में लेना है तो होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ऐसा वैल्यू है, आपको याद रखना होगा। अगर आर में लेना होगा 8.314 गुने 10 के पावर 7 अर्ग, यहाँ पर अर्ग लिख दो, ए आर जी मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। अगर कैलोरी में लेना है तो 2 कैलोरी। ये आपको आर का वैल्यू है भाई, ये आपको याद रखना होगा, ठीक ना। ऐसा आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर देना होगा, ठीक ना। आर का वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो आप यहाँ से आपको अगर याद रहेगा तो फटाफट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8.314। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में। आप लोग जानते होंगे डिफ्यूजन इफ्यूजन, ठीक है। इसे जल्दी से आप नोट कीजिए। आर का वैल्यू 4 है, ठीक ना। आगे हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में, ठीक ना। तो आगे हम क्या करेंगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फॉर्मूला और इसका मेथड बनाने का आपको याद रहना चाहिए, यहीं से हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो हम चलो आगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है? तो भाई रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर इज इक्वल टू एन बटा टी या भी बटा टी लिख सकते हैं। यही क्या है? रेट। ये क्या है? रेट, ठीक है। आर एन क्या है? मोल है। भी क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है? आर इज इक्वल टू क्या है? मोल। भाई इसको आप याद रखिएगा, मोल। और ये क्या है? वॉल्यूम, ठीक ना। और ये क्या है? टाइम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन क्या है भाई? तो आर इज इक्वल टू एन बटा टी या वी बाई टी। अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया रहेगा ना, अगर R1 R2 दे दिया गया है तो आप आराम से यूज कर सकते हैं N1, ठीक ना, N1 T1, ठीक। तो आप समझ में आया? रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन, आर इज इक्वल टू एन बटा टी या वी बाई टी। समझ में? आगे हम पढ़ेंगे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक ना। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है ना भाई? ए डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन अलग है, ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन अलग है, दोनों बहुत अंतर है। ये क्वेश्चन आते हैं यहीं से, इसलिए आते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें फर्क है, लगभग गलती कर देते हैं, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ेंगे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन।
ठीक ना, क्या है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है भाई, तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ठीक ना क्या होते हैं, तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है ना भाई, जो रेट है ना वो डेंसिटी के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं, याद रखिएगा। जो रेट है ना ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं, ठीक ना। और डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी है और डेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है वीडी का, ठीक ना। क्या होते हैं, डेंसिटी है जो प्रोपोर्शनल, जो डेंसिटी है ना जो प्रोपोर्शनल होता है वीडी के, तो डेंसिटी है जो प्रोपोर्शनल होता है वीडी के, और वीडी यहाँ वी लिख दो, ठीक ना, वीडी के। और डी जो है वीडी है, इसको हम लिख सकते हैं m/2, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। देखो भाई ये सब स्पीड सब कंसेप्ट वाला है, आपको याद रखना होगा, मतलब मेरे से ही आपको याद करना होगा ताकि आपको मजा आएगा पढ़ने, पढ़ाई का मजा ये है, ठीक ना, तो हम याद रहे हर चीज। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिवीजन क्या है, आर इनवर्सली होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो यानी कि ये क्या है डी, हाँ डी, ठीक ना। फिर डी प्रोपोर्शनल होता है वीडी, और वीडी है ना इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, वीडी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m/2, m क्या है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक ना। तो अगर R1 R2 2 दिया गया है, D1 D2 2 दिया गया रहेगा, V1 V2 2 दिया गया है, M1 M2 2 दिया गया है, तो हम कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा हम जानिए यहाँ पे। तो यार वो समझ में आया, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन समझ में आया है, तो हम इसी तरह इस पार्ट लिख देते हैं, ठीक ना, ताकि वो समझ आए। अगर 2 दे दिया गया भाई R1:R2 तो भाई नीचे है तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ d1, क्या लिख सकते हैं। अगर उस तरह से अगर नहीं बुझा है तो इसको मतलब देखने में आसान लगे, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ d2 बटा d1, या लिख सकते हैं भाई डी प्रोपोर्शनल होता है vd के, तो भाई यहाँ पर लिख सकते हैं vdt बटा vd1, और यहाँ पर लिख सकते हैं vd प्रोपोर्शनल m का होगा भाई ना, m/2 है तो t2 क्या है कांस्टेंट, तो क्या है m, तो m ये भी प्रोपोर्शनल है तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m2 बटा m। क्या आपको ये बात समझ में आया। और r को लिख सकते हैं ना जी n1 बटा t1, और r2 को लिख सकते हैं n2 बटा t2, या लिख सकते हैं v2 बटा t2, या लिख सकते हैं हम v1 बटा t1। देखो यार आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, क्या आपको दिमाग में बेटा अभी बताया ना जी पीछे ग्राम लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन और क्या होता है n/t या v/t, याद रखिए। तो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम VBI है, आपको याद रखना होगा, VBI टॉपिक JMN के लिए आपको याद रखना होगा। चलो नोट कीजिए। ओके, और अगर थोड़ा सा और बनाते हैं, अगर ठीक है ग्राम ऑफ डिफ्यूजन समझ गया, रेट इनवर्सली होता है डी के स्क्वायर रूट में, और डी प्रोपोर्शनल होते हैं वीडी का, वीडी इज इक्वल टू m/t होते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट नोट कीजिए, आगे हम पढ़ेंगे इफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन के बारे में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, यही दोनों में कंफ्यूजन रहता है, आपको हम क्लियर कर देते हैं ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन क्या है। थोड़ा सा अंतर है, जो 1 खाली दिख रहा था 1 के जगह पर हम पी कर देंगे, से आप आराम से नोट कीजिएगा। दूसरा क्या है, ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन क्या है भाई, तो ये क्या होते हैं ना आर प्रोपोर्शनल पी बटा स्क्वायर रूट ऑफ डी, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल क्या होते हैं पी बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी, और आर को हम लिख सकते हैं n/t v/t, तो बस बना दो जिस तरह से हम ओ यूज किए यहाँ, तो कैसे हो जाएगा जी R1:R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और डी को लिख सकते हैं ना जी vd, या लिख सकते हैं m, ये सब क्या है प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल में है, तो क्या हो जाएगा p1 बटा p2
स्क्वायर रूट ऑफ d2/d1 क्या होगा, देखिए कुछ नहीं है, क्या लिख सकते हैं p1/p2 स्क्वायर रूट ऑफ v d2/v d1, p1/p2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या छूट गया है m2/m1। देखिए VBI फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। R को हम लिख सकते हैं n/t1 या n1/t1 या n2/t2 और v1 v2 बेटा सही आ रहा है। तो ये है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आपको ये दोनों फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना होगा। जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, अभी तक जो पढ़ाए हैं जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक, नोट कीजिए, पढ़ाते हैं। सुनिए भाई, आगे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ एटमोलाइसिस। एटमोलाइसिस का रेट ऑफ एटमोलाइसिस क्या है, ठीक ना। ऐसा प्रॉब्लम इससे बनेगा, ठीक ना। क्या है रेट ऑफ एटमोलाइसिस, रेट ऑफ एटमोलाइसिस, रेट ऑफ एटमोलाइसिस क्या है। तो रेट ऑफ एटमोलाइसिस क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ गैस से सेपरेट, मोल्स ऑफ गैस एट सेपरेट बटा टी। फार्मूला आपको ये क्या है, एन लिख देना, ठीक ना, आपको याद रखना होगा। मोल्स ऑफ गैस एट सेपरेट बटा टी, ठीक। क्या है रेट ऑफ एटमोलाइसिस, रेट ऑफ एटमोलाइसिस क्या है समझ में आया। आपको फार्मूला है, पूछेगा कि रेट ऑफ एटमोलाइसिस R इक्वल टू R2 दिया गया रहेगा, तो उसी तरह जो बताएं तो कर लेना n/t1। तो आपको ये फार्मूला याद रखिएगा, जेएमएन के लिए है, आर मोल्स ऑफ गैस सेपरेट। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैसेस स्टेट जेएमएन, ठीक है। तो जस्ट नोट कीजिए, आगे हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर अगर जीरो रहेगा तो क्या क्या जीरो होगा। फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक में पर मोल क्या होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नोट कीजिए रेट ऑफ एटमोलाइसिस। चलो VBI लिख लेना ऊपर, ठीक है, हेडिंग में VBI फॉर जेईई।